हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 नवंबर 2024 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट लाइव क्लासेस का जो बैच था, जो बैच है, अगर आप चाहें तो इसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं। कुछ सीट्स इसमें अभी भी लेफ़्ट हैं और इसमें डेली रेगुलरली लाइव क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसकी जो अदर डिटेल्स है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है, कुछ नया अगर आप लोग सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। अब मैं आज के न्यूज़पेपर पर चलता हूँ और वहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो दिस इज़ आवर टुडेज़ न्यूज़पेपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हुआ है दैट इज़ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पेज है ना। यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास न्यूज़ तो नहीं है। यहाँ पर जो यूपी का संबल है वहाँ पर जो ये शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर कुछ सर्वे वगैरह हो रहा है और इसको लेकर कुछ क्लैशेस चल रही हैं और 3 लोग जो हैं वो यहाँ पर दे हैव बीन शॉट डेड, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए हैं वो तो आपको पता लगे गए होंगे। तो इसको लेकर महाराष्ट्र में अब बीजेपी और जो सेना है, दैट इज़ शिवसेना है शिंदे वाली, उसमें बेसिकली सीएम के जो पद है, सीएम का जो पोस्ट है, उसको लेकर यहाँ पर विचार चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बीच में चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आज से संसद का जो शीतकालीन सत्र है, दैट इज़ द विंटर सेशन ऑफ दिस 18th लोकसभा, फर्स्ट विंटर सेशन ऑफ दिस 18th लोकसभा, ये आज से शुरू होने वाला है। और इसमें क्या क्या मुद्दे रहेंगे वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। एक तो जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जो कमेटी को रेफ़र किया गया था, उसके ऊपर विचार हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर विचार हो सकता है। अपोजिशन जो है वो जो अडानी का मामला है उसको लेकर आवाज़ उठा सकता है, मणिपुर के इशू को लेकर आवाज़ उठा सकता है। तो लेट अस सी कि क्या क्या यहाँ पर इशू रहता है। तो आज यानी कि 25 नवंबर से ये सत्र शुरू हो रहा है और उम्मीद है कि 20 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। दिस इज़ दी फर्स्ट, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट विंटर सेशन ऑफ दिस 18th लोकसभा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। हम लोग एक आर्टिकल जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे, 3 सॉल्यूशंस फॉर क्लीन एयर, कि साफ़ हवा के लिए यहाँ पर 3 सजेशंस जो हैं वो बताए गए हैं। एक बात की जा रही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर किसानों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनको कुछ बेटर इंसेंटिव्स दिए जाएं तो इससे भी जो एयर पोल्यूशन की समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देन वी हैव कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, मतलब अगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करते हैं तो उसके लिए भी कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए। और साथ ही साथ कुछ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हैं जिससे हम जिस तरीके का पॉल्यूशन क्राइसिस या पर्यावरण या प्रदूषण की जो समस्या है जो दिल्ली में जैसे बनी हुई है, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे।
और इसके बाद एक्सप्लेन पेज पर हम लोग 2 आर्टिकल्स देखेंगे, दैट इज़ ट्रीटी टू टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रीटी का जिक्र है जिसके थ्रू प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने की बात की जाएगी। और एक आर्टिकल जो है जिसके बारे में बात की जाएगी वो ये है कि वाई सैटेलाइट स्पेस जंक मे बी बैड न्यूज़ फॉर द एनवायरनमेंट, कि सैटेलाइट का जो स्पेस जंक है वो क्यों एनवायरनमेंट के लिए एक बुरी खबर हो सकता है। तो दीज आर द 3 आर्टिकल्स जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वहाँ चलने से पहले मैं आप लोगों से एक बार ये चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज 2025 की, तो प्रीलिम्स विल बी द फर्स्ट स्टेप जो आपको क्लियर करना होगा। और उसके लिए आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज, करंट अफेयर्स 16th महीने का 16 मंथ्स का, और सी सेट जिसमें क्वांट, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ज़रूर एनरोल करें। ओनली एट 849 में आपको प्रोवाइड की जा रही है। टोटल 91 टेस्ट यहाँ पर है। इसके बाद अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ या करंट अफेयर्स की, मतलब सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो वो आपको 699 में मिल जाती है। सिर्फ अगर आप जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी ओनली एट 449। सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये 299 में। और सिर्फ अगर आप सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी ओनली एट 249। ठीक है, तो ये सारी के सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप जाके इनको एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपके मन में किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर आप एनरोल करना चाहते हैं और कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो अगेन यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है दैट इज़ 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल रिजॉल्व योर डाउट्स एंड क्वेरीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग उन आर्टिकल्स पर चलते हैं और एक एक करके उन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है 3 सॉल्यूशंस फॉर क्लीन एयर। देखो यहाँ पर यह लिखा गया है कि पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट हर साल जब भी नवंबर का महीना आता है, दिल्ली और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो गैस चैम्बर बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ की हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 मार्क को क्रॉस कर देता है और इससे वहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार अगर इस तरीके का सीवियर पॉल्यूशन रहता है और उससे अगर कोई प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है किसी का, मतलब बहुत लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के एयर पॉल्यूशन से एक्सपोज होता है तो उससे, मतलब जैसा दिल्ली में हो रहा है, तो उससे एक वहाँ के रहने वाले, मतलब उस एरिया के, जैसे दिल्ली की बात की गई है, तो दिल्ली के रहने वाले लोग जो इस तरीके के सीवियर एयर पॉल्यूशन से बहुत लंबे समय तक एक्सपोज रहते हैं तो उससे उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 12 साल कम हो सकती है। ठीक है, ये इसकी बात यहाँ पर बताई गई है। और इन द मीन टाइम हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, ब्लेम गेम खेलते रहते हैं और कोई भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकालते। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल ये आता है कि हाउ कैन वी फाइट दिस वॉर अगेंस्ट पॉल्यूटेड एयर। तो हम ये जो प्रदूषित हवा है, जो पॉल्यूटेड एयर है, उसके अगेंस्ट अपनी ये जो वॉर है उसको कैसे लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक क्रेडिबल डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम चाहिए। क्रेडिबल डायग्नोसिस मतलब कि जो समस्या है उसको पहचानना है। ठीक, दूसरा वी नीड अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ एंड प्रोडक्ट्स टू फाइट इट। और एक बार अगर हमें समस्या पता लग गई, प्रॉब्लम पता लग गई कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद फिर हमें अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ और प्रोडक्ट्स चाहिए उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा हमें पता है कि जब विंटर का समय आता है नवंबर की शुरुआत से ही, तो जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर जो विंड वेलोसिटी है, जो हवा की रफ्तार है, वो कम हो जाती है। ठीक, और इस वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं लाइक PM 2.5 ये हवा में बने रहते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि हवा की स्पीड जो है वो कम हो गई है। लेकिन अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स ड्यूरिंग दीज मंथ्स।
अब इन महीनों में ये पॉल्यूटेंट्स आते कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है? तो इसको लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे का ये कहना है कि नवंबर 2024 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, जो स्टबल बर्निंग होती है या जो पराली जलाई जाती है पंजाब और हरियाणा में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 35.18% रहा है ऑन 1 नवंबर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का रहा है, ठीक है, लगभग 19%। और बाकी सोर्सेज जो पर्टिकुलेट मैटर को इम्पैक्ट करते हैं उनमें रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं 3.9%, इंडस्ट्रीज़ है 4.6%, कंस्ट्रक्शन का भी रोल है 2.4%, है ना, सड़क से उड़ने वाली जो धूल है दैट इज़ रोड डस्ट 1.4% और बाकी सोर्सेज 1.2%। तो यहाँ से ये सारे के सारे मतलब एरियाज़ हैं जहाँ से ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 30 to 35% कंट्रीब्यूशन वो बाकी जो पड़ोसी एरियाज़ हैं, जो नेबरिंग एरियाज़ हैं, जैसे कि आपके हरियाणा में हो गए, है ना, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद, या फिर जो यूपी के एरियाज़ हैं कुछ गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मतलब जिसको नोएडा कहते हैं, वहाँ से भी इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं। अब इसके बाद अगला सवाल ये है कि व्हाट पॉलिसीज़ एंड प्रोडक्ट्स कैन रिड्यूस दिस पॉल्यूशन। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ या नीतियाँ हैं या कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके थ्रू इस पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये लिखी है कि 1 to 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन पंजाब एंड हरियाणा आउट ऑफ अबाउट 4.5 मिलियन हेक्टेयर्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड टू अदर खरीफ क्रॉप्स। यहाँ पर सबसे पहली बात ये कर रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, कि पंजाब और हरियाणा में जो लगभग 4.5 मिलियन हेक्टेयर्स में जो पैडी का कल्टीवेशन होता है, पैडी मतलब धान, ठीक है, जो धान की खेती होती है उसमें से लगभग 1 से 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स को जो है वो बाकी खरीफ क्रॉप्स में डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ गए बात। बाकी खरीफ क्रॉप्स में मतलब कि वो पैडी ना उगाएं, धान ना उगाएं, कुछ और खरीफ क्रॉप्स उगाएं, क्योंकि पैडी इस रीजन का नेटिव वैसे भी नहीं है। दोनों के दोनों स्टेट्स ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉस्ट बियर की है टू हेल्प द नेशन अचीव सीरियल सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, सीरियल्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए, ताकि मतलब हमारा देश जो है वो सीरियल्स में सेल्फ सफिशिएंसी, अनाज में आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए दोनों ही राज्यों ने, पंजाब और हरियाणा ने, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो झेली है। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स वो इस बात से अवेयर हैं एंड उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर कुछ इनिशियल स्टेप्स, कुछ शुरुआती कदम जो है वो उठाए हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। अब इसके बाद ये लिखा है लेकिन फार्मर जो हैं इन सब के बावजूद धान उगा रहे हैं, ठीक है, पैडी ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, दिस इज़ दी मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, इससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसमें जो मार्केट रिस्क है वो बहुत कम है। मार्केट रिस्क का मतलब होता है कि जैसे किसानों ने कोई चीज़ पैदा करी, उसको वो मार्केट में बेचने गए, तो या तो वो सामान बिक नहीं रहा, है ना, या तो वो फसल बिक नहीं रही, और या फिर उनको बहुत कम दाम मिल रहा है। तो इस तरीके का मार्केट रिस्क जो है वो पैडी के केस में बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि इसका ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा। अब इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि मतलब ऑथर का ये कहना है कि हमारी जो ICRIER में जो रिसर्च है वो ये रिवील करती है कि पैडी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि पैडी की वजह से, धान की वजह से किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, एक तो देखो जो फ्री पावर, यानी कि जो मुफ्त की बिजली में इनको इनपुट सब्सिडीज़ मिल रही है, वहाँ से फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ इनको जो फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं वो भी बहुत सब्सिडाइज रेट्स में मिल रहे हैं, ठीक है, कैनाल इरिगेशन की सुविधा मिल रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। 2023-24 में ये जो सब्सिडीज़ की बात की गई है वो प्रति हेक्टेयर लगभग 39,000 रुपये, ठीक है, 38,973 रुपये प्रति हेक्टेयर रही है पैडी कल्टीवेशन के लिए पंजाब में। लेकिन
पैडी कल्टीवेशन इस रीजन में करने की वजह से एक और समस्या आ रही है, और वो ये है कि जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है। पिछले 22 सालों में लगभग 10 से 11 मीटर जो है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है। यानी कि जो वाटर टेबल होती है ग्राउंड वाटर की, वो इतना नीचे जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा एक और समस्या है कि जो पैडी है वो ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट करती है। ठीक है, और लगभग कितना, प्रति हेक्टेयर 5 टन के आसपास। अगर फार्मर जो हैं, अगर किसान जो हैं, वो पैडी से जो बाकी खरीफ क्रॉप्स होती हैं लाइक पल्सेस, है ना, ऑयल सीड्स या मिलेट्स, अगर उस तरफ स्विच कर लें, या फिर जो मेज़ होता है खरीफ सीज़न का उसकी तरफ अगर स्विच कर लें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जितनी भी ये इनपुट सब्सिडीज़ दी जाती हैं वो एक तो बच जाएंगी, और दूसरी बात ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी नहीं होगा, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है पैडी की वजह से वो भी नहीं होगा। लेकिन फार्मर जो हैं वो पैडी से तभी स्विच करेंगे जब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपीटिंग क्रॉप्स में वो पैडी की तरह ही हो, और मार्केट रिस्क जो है वो सबसे कम हो, न्यूनतम स्तर पर हो, तभी जाके वो और क्रॉप्स में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर जो अंडर दी करंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम्स की अगर हम बात करें, तो पंजाब और हरियाणा जो है वो किसानों को लगभग 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर देता है, ऐसे किसानों को जो पैडी से बाकी क्रॉप्स की तरफ स्विच करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसेंटिव जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए है। ठीक, और दूसरी बात कि दिस इज़ टू स्मॉल टू मेक द प्रॉफिट्स इन ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स इक्वल टू पैडी, और ये बहुत कम है कि जितना उनको फ़ायदा पैडी में हो रहा है उसके कंपैरिजन में फ़ायदा ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स में होगा, उसके लिए ये अमाउंट बहुत कम है। तो यहाँ पर एक सजेशन ये दिया गया है कि सेंटर को जो है वो पंजाब और हरियाणा की सरकार के साथ मिलके ये जो इंसेंटिव है इसको लगभग 35,000 रुपये हेक्टेयर किया जाना चाहिए, और कम से कम ये एश्योर्ड होना चाहिए अगले, मतलब कम से कम 5 साल के लिए। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे मतलब ये भी है कि सेंटर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है वो उसकी बच जाएगी, है ना। और दूसरी बात यह है स्टेट्स के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टेट जो फ्री पावर दे रही है, या जो पावर में जो हाईली सब्सिडाइज रेट्स में पावर दे रही है, बिजली दे रही है, उसकी सब्सिडी भी बचेगी, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है कि अगर पल्सेस और ऑयल सीड्स का जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदी है, अगर वो एश्योर्ड हो एमएसपी पर, तो इससे भी फार्मर्स का जो मार्केट रिस्क है वो कम हो जाएगा, है ना। और एक और फ़ायदा होगा कि हम ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल्स और जो पल्सेस वगैरह हैं उसका हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। आपको पता है कि पल्सेस और ऑयल सीड जो है हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, अभी भी इंपोर्ट करते हैं, है ना, पता है आपको ये चीज़, आयात करते हैं। तो अगर किसान ये उगाना शुरू कर दें तो हमारा इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट बिल भी हमारा कम हो जाएगा। तो दिस कुड बी अ गुड बिगनिंग नॉट ओनली फॉर टैकलिंग दिल्लीज पोल्यूशन बट ऑल्सो फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन पंजाब और हरियाणा। तो इससे इन्होंने फ़ायदा ये बताया है कि सिर्फ दिल्ली का प्रदूषण ही कम नहीं होगा, बल्कि पंजाब और हरियाणा का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी ये बेहतर कदम रहेगा। तो पहला स्टेप तो इन्होंने ये बताया, या फर्स्ट सॉल्यूशन। दूसरा जो की एक्शन ये बता रहे हैं वो है कि दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द या तेज़ी से जो है वो लागू किया जाए। इस पॉलिसी में ये एम रखा गया है कि जितने भी नए व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उसमें से कम 1/4 या 25% जो है वो क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2024 तक का ये टारगेट था, हालांकि इसको अब मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो EV 2.0 पॉलिसी है वो यहाँ पर लॉन्च नहीं हो पाई। ठीक है, आई होप ये इतना बड़ा करके आपको ठीक दिख रहा होगा, बाकी तो वो शायद उसमें नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम किया। इसके बाद लिखा है EVs के साथ प्रॉब्लम क्या है। एक तो हाई अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ EVs, एक तो EVs जो हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो थोड़ा सा महंगे होते हैं। दूसरी एक समस्या जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है वो है शॉर्टेज ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स। ठीक है, कि जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं या जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनकी कमी। ठीक है, इसकी वजह से ही
जो फास्ट अपटेक है वो नहीं हो पा रहा है ईवीज़ का। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, ईवी परचेजेस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि लगभग 30,000 चार्जिंग पॉइंट जो हैं वो शहर में लगाए जाएंगे, लेकिन अभी जो स्विच दिल्ली वेबसाइट का डेटा दिखाता है वो ये दिखाता है कि दिल्ली में सिर्फ 1919 चार्जिंग स्टेशंस हैं, 2452 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 232 जो हैं वो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं। तो काफ़ी कम है। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक और सजेशन दिया है कि जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में जो पार्किंग एरियाज़ होते हैं, जो ऑफिसेज हैं और जो मॉल्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉलिसी एक्शन जिसकी ये बात कर रहे हैं वो है कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करना ताकि एयर पॉल्यूटेंट्स को कैप्चर किया जा सके, जैसे कि वैक्यूम क्लीनिंग टावर्स। ठीक है, स्मोक टावर्स जो मेजर ट्रैफिक क्रॉसिंग्स पर लगाए जा सकते हैं, या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल होता है। हालांकि अभी हमने कुछ दिनों पहले एक इंडोर एयर पॉल्यूशन वाला आर्टिकल देखा था, आई होप आपको याद है, और उसमें ये कहा गया था कि जो इस तरीके के एक्सटर्नल एरियाज़ पे, यानी कि जो ओपन एरियाज़ में जो आउटसाइड इस तरीके के स्मोक टावर्स लगाए जाते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एयर जो है वो प्यूरीफाई करनी होती है, तो इनकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है। बट इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर फिर से सजेस्ट की है। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि इन फैक्ट इट वोंट बी अ बैड आइडिया इफ़ द आप गवर्नमेंट इन दिल्ली चेंजेड इट्स पार्टी सिंबल फ्रॉम झाड़ू ब्रूम टू अ वैक्यूम क्लीनिंग टावर। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से बेसिकली एक आप तंज कह सकते हैं, है ना, कि इन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो आप सरकार है वो अपना जो चुनाव चिन्ह है उसको झाड़ू से बदल कर वैक्यूम क्लीनिंग टावर में बदल सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इस तरीके के मिक्स ऑफ पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके दिल्ली जो है वो एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो बैटल है उसको जीत सकता है, और ये बाकी शहरों में भी फिर एक्सटेंड किया जा सकता है हिमालयन रीजन में। इट इज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, ये सर्वाइवल का मैटर है ना। मतलब पोल्यूशन को हम इतना लाइटली लेते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि जैसे जैसे इस तरीके के पोल्यूशन से हमारा एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू इफेक्ट आवर हेल्थ। कर ही रहा है, बट सीरियस लेवल पर अगर करेगा तो ये हमारे सर्वाइवल के ऊपर बात आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप बात समझ गए। आई थिंक दिस आर्टिकल इज़ क्लियर। इसको आप लोग एनवायरनमेंट में, एयर पोल्यूशन में ले सकते हैं, और उसके कुछ सजेशंस जो इन्होंने दिए हैं आप उसका इस्तेमाल मेंस में कहीं पर आंसर राइटिंग करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट आर्टिकल। ये बात कर रहा है ट्रीटी टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए एक ट्रीटी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर लिखा है कि आज से शुरू हो रही है, मोर देन 170 देश जो है वो मिलेंगे कहाँ पर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुसान में। ये वैसे इस इशू को लेकर हम लोगों ने आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बट आज फिर से आया है, तो लेट अस सी इट अगेन। ठीक है, 170 देश जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुसान में। रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, और वहाँ पर मिलके क्या करेंगे, एक नई लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्लूडिंग मरीन पॉल्यूशन, इसको लेकर बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन होगा। ठीक है, ये 5th एंड फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स है 2022 के बाद, जब से यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली ने एग्री किया था कि वो इस तरीके की ट्रीटी 2024 के एंड तक डेवलप कर लेगी। अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की ज़रूरत क्या है? देखिए, प्लास्टिक हमें पता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब एडेप्टेबल प्रॉपर्टीज़ और वर्सेटाइल यूज़ है, इसकी वजह से प्लास्टिक जो है वो ह्यूमंस के लिए ऑलमोस्ट इनडिस्पेंसिबल बन चुका है। मतलब इसका इस्तेमाल ह्यूमंस करते ही करते हैं, इसके इस्तेमाल के बिना काम नहीं चलता है, सच है ना। तो एज अ रिज़ल्ट जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ दशकों में पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एनुअल ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक जहां 2000 सन में 234 मिलियन टन हुआ करता था, ये 2019 में बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया, 460 मिलियन टन के आसपास। इसमें से आधा जो प्रोडक्शन है
टोटल प्रोडक्शन जो दुनिया में होता है, ग्लोबल प्रोडक्शन, उसका आधा प्रोडक्शन होता है एशिया में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर 19% होता है, एंड देन वी हैव यूरोप दैट इज़ 15%। और प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर ये कहा गया है, सॉरी प्लास्टिक प्रोडक्शन को लेकर ये कहा गया है कि 2040 तक ये 700 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बेसिकली जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसकी एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है, देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक क्राइसिस पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को 20 से लेकर 500 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, और सिर्फ 10% ही प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हुआ है। ऐसा 2023 की एक स्टडी पब्लिश हुई है द लांसेट में, उसमें कहा गया है। और 400 मिलियन का जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है एनुअली, ये फिगर भी 2024 से लेकर 2050 के बीच में 62%, 62% जो है इसमें भी राइज हो सकता है। अब इसके बाद ये लिखा गया है कि ज़्यादातर जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एनवायरनमेंट में लीक करता है, स्पेशली रिवर्स में, ओशियंस में, जहाँ पर ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स, ठीक है। अब इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लिविंग बींग्स की हेल्थ है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग बींग्स नॉट ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स और बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब की हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है। अब यहाँ पर जो साइंटिफिक स्टडीज सबमिट की गई हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को, उसमें ये पाया गया है कि दैट एक्सपोजर टू केमिकल्स इन प्लास्टिक कैन क्लॉज एंडोक्राइन डिसरप्शन एंड अ रेंज ऑफ ह्यूमन डिजीजेज इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज़, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स एंड न्यूरो डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट। कि जो प्लास्टिक्स में जो केमिकल का यूज़ होता है उनसे इस तरीके की सारी समस्याएं हो सकती हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक नॉट ओनली अफेक्ट दी ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो जितने भी स्पीशीज़ मरीन एरियाज़ में, फ्रेश वाटर में और लैंड इकोसिस्टम्स में रह रहे हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। अब इसके बाद प्लास्टिक जो है वो क्लाइमेट चेंज में भी कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? देखो 2020 में 3.6% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो प्लास्टिक की वजह से हुआ, और इसमें से 90% जो क्वांटिफिएबल एमिशंस है, मतलब जिसको क्वांटिफाई किया गया, वो आ रहा है प्लास्टिक प्रोडक्शन से, ठीक है। और प्लास्टिक प्रोडक्शन से कैसे? क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो यूज़ करता है फॉसिल फ्यूल को एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि जब प्लास्टिक को बनाया जाता है, जब प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें रॉ मटेरियल के तौर पर क्या यूज़ हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से पॉल्यूशन हो रहा है। एंड द रिमेनिंग 10% ऑफ द एमिशंस वर रिलीज्ड ड्यूरिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, यानी कि 90% जो पॉल्यूशन हो रहा है वो तो प्लास्टिक, मतलब जो एमिशंस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस जो हो रहे हैं प्लास्टिक की वजह से, उसमें से 90% तो प्रोडक्शन की वजह से हैं, और 10% जो हैं वो प्लास्टिक के वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की वजह से हैं। अगर अभी का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है तो जो प्लास्टिक के प्रोडक्शन से होने वाले एमिशन है वो 2050 तक 20% बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा गया है कि इंडिया, हाँ हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था कि इंडिया कंट्रीब्यूट करता है टू द 5th ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, कि पूरी दुनिया में जितना प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है उसमें से 1/5 इंडिया में होता है, ठीक है। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन इंडिया में होता है। एमिशन लगभग 9.3 मिलियन टन्स हैं, जो कि बाकी देशों से, मतलब इस लिस्ट में जो बाकी देश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा हैं। आप नाइजीरिया की बात कर लें 3.5 मिलियन टन्स, इंडोनेशिया की बात कर लें 3.4 मिलियन टन्स, और यहाँ तक चाइना जैसे देश में भी जो प्लास्टिक से होने वाला एमिशन है वो 2.8 मिलियन टन्स है, और हम उससे काफ़ी आगे हैं, दैट इज़ 9.3 मिलियन टन्स पर। अब नेगोशिएटिंग टेबल पर क्या क्या चीज़ होंगी, यानी कि किस किस चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है, तो सबसे पहले तो नेगोशिएशंस जो हैं वो इस बात को लेकर होंगे कि ग्लोबल सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को थ्रू इट्स लाइफ साइकिल एड्रेस करेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग से हो, यानी कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन से लेकर, और प्लास्टिक डिस्पोजल और वेस्ट को मैनेज करने को लेकर जो भी उसके चैलेंजेस हैं उन सब के बारे में भी यहाँ पर नेगोशिएशन या डिस्कशन होगा।
इसके बाद फाइनल रूल जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या जो प्लास्टिक में केमिकल एडिटिव्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर भी बैन लगा सकता है। और कुछ ऐसे लीगली बाइंडिंग टारगेट्स सेट किए जा सकते हैं रीसाइक्लिंग के लिए और रिसाइकिल कंटेंट जो कंज्यूमर गुड्स में यूज़ किया जाता है उसको लेकर। इसके बाद जस्ट ट्रांजिशन के लेकर भी बातचीत होगी, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे वर्कर्स, ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए जिनकी जो लाइवलीहुड है वो इसी चीज़ पर निर्भर है ना, प्लास्टिक प्रोडक्शन वगैरह पे। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो ऑब्वियसली इन लोगों की जो मतलब क्या कह सकते हैं लाइफ है वो भी इफ़ेक्ट होगी। तो इनके लिए जस्ट ट्रांजिशन की बात यहाँ पर की गई है। However, countries have been unable to converge on these crucial agenda items and there has been large variance in the positions taken by them. हालांकि इन सब इश्यूज़ को लेकर जो देश हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि ये 5वां राउंड है इस तरीके की बातचीत को लेकर, तो अभी तक कोई कन्वर्जेंस नहीं बन पाया। कन्वर्जेंस मतलब कि वो लोग एक तरीके की बातें सब नहीं कहते हैं हर देश, ठीक है। और उनके जो उन्होंने जो भी अलग अलग देश ने पोजीशंस ली है उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस या डिफरेंस देखने को मिला है। इसके बाद आगे बात करें, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है, देखो, कंट्रीज हैव फेल्ड टू एग्री ऑन द फ्रेमिंग एंड लैंग्वेज ऑफ हाउ टू प्रोसीड विद द प्रोडक्शन कैप्स। ठीक है, यहाँ पर कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन कैप्स की बात है, प्रोडक्शन कैप्स का मतलब है कि प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट लगाना, ठीक है, उसको लेकर ये कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं हो पाया है। क्योंकि जो ऑयल और गैस रिच कंट्रीज़ हैं और मेजर पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसिंग और प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, उन्होंने प्रोडक्शन कैप्स को लेकर नेगोशिएशन को अपोज किया है। जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, कजाकिस्तान, इजिप्ट, कुवैत, मलेशिया और इंडिया, इन्होंने भी रेजिस्टेंस दिखाया है फॉर स्ट्रिक्टर मैंडेट्स एंड हैव इंस्टेड प्रपोज डाउन स्ट्रीम मेजर्स सच एज इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल प्लास्टिक यूज़। तो ये लोग बेसिकली प्रोडक्शन को लेकर किसी भी तरीके के मतलब कोई भी स्ट्रिक्टर मैंडेट्स लाने के खिलाफ हैं, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का भी नाम है एंड यू नो वाई, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ठीक है। हम लोग रॉ पेट्रोलियम जो है ना, जो या आप कह सकते हैं जो रॉ या क्रूड ऑयल जो है उसके हम लोग नेट इंपोर्टर हैं, बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसके वी आर नेट एक्सपोर्टर। तो इसलिए इंडिया ने भी इस चीज़ को जो है वो मतलब इसको लेकर राज़ी नहीं हुए हैं और ये कहा है कि जो डाउन स्ट्रीम जहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए और जो इसका यूज़ है वो सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर किसी भी तरीके के स्ट्रिक्टर मैंडेट्स लाने को लेकर ये लोग राज़ी नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और देश हैं जैसे रवांडा, पेरू और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने प्रपोज़ किया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को कर्व करने के टारगेट्स, जैसे रवांडा का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 2040 तक इसने 40% रिडक्शन की बात की है 2025 एज अ बेसलाइन ईयर को लेकर। इसके बाद आगे ये बात की गई है कि कंट्रीज़ हैव ऑल्सो नॉट बीन एबल टू एग्री ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंस के सब्जेक्ट के लेकर भी जो है वो एग्री नहीं हुए हैं। यूएनईपी का जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी है, दैट इज़ आईएनसी, जो कि नेगोशिएशंस को लीड कर रहा है, उसने अपने ड्राफ्ट टेक्स्ट में ये नोटिस किया है कि दैट कंट्रीज़ शुड मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट फंडिंग। ठीक है, कि देशों को जो है वो ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए ताकि जो प्राइवेट फंडिंग है उसका मोबिलाइजेशन बढ़े, इंक्लूडिंग द अलाइनमेंट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी पोटेंशियल ट्रीटी। और इस तरीके की अगर कोई ट्रीटी बनती है तो उसके जो फाइनेंसेस हैं, क्योंकि फाइनेंसेस तो चाहिएंगे, पैसा तो चाहिएगा, है ना, ताकि कोई भी इस तरीके की ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, तो उसके लिए इन्होंने ये बात कही है। अब इंडिया की क्या पोजीशन है, देखो, अलग अलग इश्यूज़ पर इंडिया ने ये चीज़ क्लियर की है कि इट डज़ नॉट सपोर्ट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स। वही मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स को लेकर किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन को इंडिया सपोर्ट नहीं करता है और इंडिया का ये कहना है कि रेस्ट्रिक्शंस आर बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ द UNEA एज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन नैरोबी इन 2022।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का जो भी रिजोल्यूशन 2022 में नैरोबी में अडॉप्ट किया गया है, ये रेस्ट्रिक्शन जो है वो उसके अगेंस्ट है। इसके आगे ये कह रहे हैं द कंट्री हैज़ ऑल्सो सॉट द इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ एनी फाइनल ट्रीटी। तो इसमें यह भी कहा गया है कि कोई फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो भी इस ट्रीटी के, जो भी मतलब ट्रीटी बनती है उसमें इसके प्रोविजंस होने चाहिए। इसके बाद हार्मफुल केमिकल्स के एक्सक्लूजन को लेकर, जो प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, उसको लेकर इंडिया ने ये कहा है कि कोई भी फैसला जो लिया जाए वो साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पर होना चाहिए और इस तरीके के केमिकल्स का जो रेगुलेशन है वो डोमेस्टिकली होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह लिखा है कि इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया है ना, जिसमें 19 कैटेगरीज कवर होती हैं 2022 में। हाउएवर द कंट्री हैज सेड दैट अ डिसीजन ऑन दिस इशू ऑफ इंक्लूडिंग certain plastic items for phase out in the final treaty should be pragmatic and the regulation should be nationally driven taking into account national circumstances। ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो सर्टेन प्लास्टिक आइटम्स को अगर आप इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं फेज आउट करने के लिए, तो ये जो फैसला है ये प्रैग्मेटिक होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ प्रैक्टिकल फॉर्मूला, है ना, और इट शुड बी अ प्रैक्टिकल डिसीजन, और साथ ही साथ जो रेगुलेशंस हैं वो नेशनली ड्रिवन होने चाहिए, यानी कि जो किसी भी देश के जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके आधार पर ये फैसले या रेगुलेशंस होने चाहिए। साइंटिफिक और सेफ वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर यह कहा गया है कि अ कंट्री वांट्स अ मैकेनिज्म टू बी एस्टैब्लिश्ड टू एसेस इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स को एसेस करने के लिए मैकेनिज़्म बनाने की बात यहाँ पर की गई है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा गया है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेस्ट मैनेजमेंट के लिए चाहिए उसका भी असेसमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ एडिक्वेट, टाइमली और प्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग इश्यूज़ को लेकर या अलग अलग पॉइंट्स को लेकर इंडिया ने क्या क्या कहा है वो मैंने आपको बता दिया, और व्हाट दिस ट्रीटी कैन बी ऑल अबाउट, है ना। अभी तो ये ट्रीटी नहीं बनी है, बट अगर ये ट्रीटी बनती है तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो इसको भी आप लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन में लेंगे, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में। इसके बाद वी हैव वन मोर आर्टिकल जो बात करता है कि वाई सैटेलाइट स्पेस जंक मे बी बैड न्यूज़ फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि आज के समय में लगभग 10,000 के आसपास एक्टिव सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में, और ये संख्या जो है वो 2030 में, मतलब 2030 में 1 लाख तक पहुंच सकती है, और आने वाले दशकों में ये संख्या 500,000 यानी कि 5 लाख को क्रॉस कर सकती है। अब ज़्यादातर सैटेलाइट जो हैं जब उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है तो दे फॉल टू अ फियरी डेथ थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ एंटर करते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो फ्रिक्शन वगैरह के थ्रू की वजह से जल जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो लाइफ है वो एंड हो जाती है। अब जब वो डिसइंटीग्रेट करते हैं तो वो कई तरीके के पॉल्यूटेंट जो हैं वो अपर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है। और एज द नंबर ऑफ सैटेलाइट गोज अप सो विल दिस पॉल्यूशन, तो जैसे जैसे नंबरों की सैटेलाइट का नंबर बढ़ेगा आने वाले समय में तो जो ये अमाउंट ऑफ ये जो पॉल्यूशन है इस तरीके का वो भी बढ़ेगा, और कई सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं, चिंतित हैं। इसको लेकर यहाँ पर कुछ एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं जिनका कहना है, ठीक है, इन्होंने कुछ एविडेंस यहाँ पर दिए हैं कि 10% ऑफ द एरोसोल पार्टिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन एल्यूमिनियम। ठीक है, कि 10% जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में उसमें एल्यूमिनियम होता है, और जो बाकी मेटल्स ओरिजिनेट होते हैं सैटेलाइट के जलने से या रॉकेट स्टेज की वजह से ड्यूरिंग द री एंट्री, उसकी वजह से ये होता है। इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है
कि जो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से जो एमिशंस होते हैं फ्रॉम द सैटेलाइट री एंट्रीज, ये 2020 में 3.3 बिलियन ग्राम्स हुआ करता था, ये बढ़ के 2022 में मतलब सिर्फ 2 सालों में ही 5.6 बिलियन ग्राम्स हो गया है। और इसकी वजह से एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर बढ़ी है, रॉकेट लॉन्चेस की वजह से जो एमिशंस में राइज हुआ है, जो इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स भी वहाँ पर लीव करता है, लाइक ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और कई तरीके की क्लोरीन गैसेस। ठीक है, अब इस पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो क्या है? देखो, जो बर्नड अप सैटेलाइट्स हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो, हालांकि ह्यूमंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर होता है एटमॉस्फेयर में, तो ह्यूमंस के लिए ये अभी बहुत बड़ी एक चिंता नहीं दिखती है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अर्थ जो है वो हमें पता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुई है ना, ताकि मतलब प्लैनेट का जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है और स्मॉल चेंजेस अगर इसमें होते हैं तो इससे प्लैनेट में भी बहुत बड़ा केओस आ सकता है। साइंटिस्ट जो हैं वो पर्टिकुलरली कंसर्न्ड है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉल्यूशन ऑन द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉरी अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, अर्थ की जो स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है वहाँ पर जो ओजोन है, ओजोन की जो परत है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस पॉल्यूशन का, उसको लेकर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ओजोन की परत है या जो ओजोन की लेयर है, ये सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज की 99% को एब्जॉर्ब करता है ना। और इसकी वजह से अगर ऐसा नहीं होता तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अर्थ के सरफेस पर रहना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था। लेकिन जो ये बर्नट अप स्पेसक्राफ्ट से जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं, ये उसको ऑलरेडी हार्म कर रहे हैं, उस ओजोन की लेयर को। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसको माना जाता है कि ये ओजोन डिप्लीशन का एक कैटलिस्ट है, मतलब ओजोन को डिप्लीट करने में ये मतलब तेज़ी लाता है। ये एक नया मेजर थ्रेट है टू द ओजोन लेयर, स्पेशली इन द लाइट ऑफ द सक्सेस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो भी ऐसे ओजोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको पहले कॉमन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जाता था, उनके प्रोडक्शन और एमिशन को जो है वो बैन कर दिया गया था। तो वो उससे तो फ़ायदा हुआ है ना, ओजोन का डिप्लीशन रुका। लेकिन अब इस तरीके के जो ये सैटेलाइट्स बर्न अप हो रहे हैं और उससे जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो ओजोन के ऊपर, ओजोन की लेयर के ऊपर खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो रॉकेट इंजन से जो सूट एमिट होता है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो कि एटमॉस्फेयर को वार्म कर सकता है, तो इससे फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ सकती है। कॉपर और अदर मेटल जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द इंसिनरेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट वायरिंग एंड अलॉयज आर नोन टू बी पावरफुल कैटलिस्ट फॉर केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर, कि जो स्पेसक्राफ्ट में वायरिंग और अलॉयज होती है जब वो जलते हैं तो उसकी वजह से कॉपर रिलीज होता है। ठीक है, कॉपर और बाकी मेटल्स रिलीज होते हैं, इनकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और बाकी चीज़ों के साथ साथ दोज मेटल्स कुड प्रमोट द क्रिएशन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट एक्ट एज अ सीड ऑफ क्लाउड्स। तो जो ये मेटल्स हैं ये टाइनी पार्टिकल्स के को भी क्रिएट कर सकते हैं जो क्लाउड के लिए एज अ सीड्स का काम करें। ठीक है, मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में भी इनसे हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जिसमें ये बात की गई थी कि किस तरीके से जो स्पेस जंक है, ठीक है, स्पेस जंक, आई होप आप समझते हैं कि जो भी सैटेलाइट अपनी लाइफ पूरी करके अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय ड्यू टू फ्रिक्शन वो बर्न अप हो जाते हैं, जल जाते हैं, और उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। इसको आप लोग साइंस एंड टेक में ले सकते हैं अगेन इन जीएस पेपर 3। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे दैट वी नीड टू डिस्कस टुडे, तो इसलिए हम अपने सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से ये चीज़ रिमाइंड कराता हूँ कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं 2025 की,
तो प्रीलिम्स आपको पहला स्टेप है जो क्लियर करना होगा। और अपनी तैयारी को एसेस करने के लिए, जांचने के लिए आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए, जिसमें आपको जीएस, करंट अफेयर्स, सी सेट तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं ओनली एट 849 रुपीज़। 91 टेस्ट यहाँ पर है। देन यू हैव जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ जो आपको 699 में मिल जाती है। ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको मिल जाते हैं ओनली एट 299 रुपीज़ में, जिसमें आपको 16 मंथ का करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज़ मिल रहा है। एंड देन यू कैन हैव सी सेट फुल लेंथ टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट एट 249। तो इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है। किसी भी टेस्ट सीरीज़ को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएंगी। और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है, कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी अगर आप कोई और सजेशंस, फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ करंट अफेयर्स ओकुल में, जिसको आपको ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।